जब कुदरत हुई क्रूर, आशियाने बने कब्र, जब बीते खौफ के पल, दर्दनाक रह गई यादें, जब हिली धरती, मैंने देखी तबाही। क्या कभी आपने भूकंप को महसूस किया है? क्या कभी आपने वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है? हिलती धरती, गिरते घर, टूटी सड़कें, दौड़ भाग, चीख पुकार, होश खो देने वाले कुदरत के इस क्रूर चेहरे को क्या कभी आपने अपनी आंखों से देखा है? नेपाल में जब ये सब हुआ तो कुछ आंखें इस भयानक मंजर की गवाह बनी, जिसके बाद जी संगम के कैमरे में कैद हुई उनकी आप बीती। चांद पर भी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाला इंसान आज भी कितना बेबस है, नेपाल से सामने आई इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है। मीलों तक तबाही और बर्बादी के निशान, अपनों को खोने का गम और अपनों को पाने की उम्मीद यहां भी जारी है। यहां हुई तबाही की गवाह कुछ आंखें भी रहीं। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो वहां से बच गए, लेकिन इनके ज़हन में जैसे ही वो मंजर आते हैं, आंखें दर्द से भर उठती है। जी संगम की टीम ने ऐसे ही लोगों से बात की, जिसके बाद कैमरे में कैद हुई उनकी आप बीती। कानपुर का कोटवानी परिवार भी इनमें से एक है। राजेश कोटवानी अपने दादाजी धर्मदास कोटवानी के साथ काठमांडू में एक शादी समारोह में गए थे। 25 अप्रैल जब वो पशुपतिनाथ मंदिर में थे, तभी भूकंप आ गया, जिसके बाद जैसे तैसे राजेश अपने दादाजी के साथ एयरपोर्ट तक पहुंच पाए। हम लोग उस टाइम पे पशुपतिनाथ मंदिर जी दर्शन करने गए थे। मंदिर के दर्शन करके बाहर निकल ही रहे थे कि ये हादसा हुआ। हम लोगों ने देखा अचानक से ईंटें सरक रहे हैं, बिल्डिंगें थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं, बट कुछ 2 या 3 सेकंड के बाद बिल्डिंगें पूरा नीचे आना चालू हो गई। सब तरफ धुआं धुआं होने लग गया। हम लोग सब घबरा गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो बहुत ही डरावना और खौफनाक मंजर था। आई मीन आई प्रे कि कोई भी इसके थ्रू ऐसी चीज कभी लाइफ में देखे नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, तो हम लोग की हालत खराब थी पूरी फैमिली की, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रहे थे, अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल रहे थे कि किसी तरह इन तक मैसेज पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है या नेपाल एम्बेसी है, उनके नंबर्स पता कर रहे थे, ऑनलाइन टीवी पे नंबर्स आ रहे थे, हेल्पलाइन नंबर, सब ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह इन तक कॉन्टैक्ट पहुंच जाए और ये लोग वहां से निकल लें। परिवार में भी भूकंप की खबर से मायूसी छा गई थी, लेकिन अब घर में खुशी का माहौल है। केवल मूल मंदिर में कुछ क्षति नहीं हुआ है। मंदिर के दाएं बाएं साइड का लगभग 200-400 वर्ष पुराने जितने प्राचीन मकान थे वो को अपनी आंखों से देखा है। दोनों दोस्त 18 अप्रैल को नेपाल में छुट्टियां मनाने गए थे। इन दोनों ने जी संगम से दिल दहला देने वाली वो यादें साझा की हैं। जो बहुत ही तंग मार्केट थी, जिसका नाम है असन मार्केट। हम लोग उस वक्त असन मार्केट में घर के लिए शॉपिंग कर रहे थे। उसी दिन हम लोगों की वापसी थी यहाँ की, कानपुर की। हम लोगों को फ्लाइट लेनी थी। तो असन मार्केट में जब हम लोग दुकान में खड़े थे, उस टाइम हल्के हल्के झटके आने शुरू हुए। हम लोगों ने 2 लोगों को वहां पे बैठे हुए देखा स्कूटर में, और वो लोग बहुत ही रिलैक्स कर रहे थे। अचानक ही उन 2 लोगों के ऊपर हम लोगों ने बिल्डिंग गिरते हुए
देखी और अचानक ही जमीन इतनी कस के हिलने लगी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं छुपे, और इतनी कस के गिर रही थी कि हम लोग अपना बैलेंस ही नहीं बना पाए, वहीं पे गिर गए और हम लोगों के अगल बगल पत्थर गिरना शुरू हो गए और हम लोग जाके एक शॉप में छुपे जाके। तब तक इतनी ज्यादा धूल और मिट्टी थी, जब हम लोगों ने धूल मिट्टी हटते हुए देखा तब हम लोगों का मलबे में दबे हुए हमने लोगों को देखा वहां पे, और हम लोग एक दूसरे को आवाज दे रहे थे क्योंकि एक दूसरे को मलबे में देख नहीं पा रहे थे, इतनी धूल मिट्टी थी। मैं अमित अमित चिल्ला रहा था, ये अर्पित अर्पित चिल्ला रहा था, और फिर जब थोड़ा ट्रेमर्स थोड़े धीमे हुए हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग यहाँ से भागेंगे, क्योंकि अगर हम लोग वहां रुकते तो फिर हम लोग बच नहीं पाते। ये वो यादें हैं जो डराती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ अब भी जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। तबाही के बाद लोगों को वहाँ से निकालने की चुनौती सबसे बड़ी है। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। सोनोली सीमा से भी आज कई लोगों को भारत लाया गया। वाराणसी में भी विशेष विमान से कई लोगों को लाया गया और इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इनके चेहरों पर तबाही का वो मंजर साफ दिख रहा था जो पिछले 3 दिनों से इन्होंने वहां महसूस किया। जी संगम की टीम ने इन लोगों से बात की तो एक बार फिर यही साफ हुआ कि कुदरत से बड़ा कुछ नहीं। भूकंप के बाद फिर भूकंप और फिर भूकंप की आशंका। नेपाल में एक के बाद आए भूकंप के झटकों के बीच जिंदा फंसे लोगों की क्या हालत होगी, अंदाजा लगाना आसान नहीं है। खौफ में बीतता हर पल किसी अनहोनी की आशंका से पल भर में दहशत से भरते। ऐसे लोगों को वहां से निकालने की कोशिशें भी लगातार जारी है। वाराणसी में एयर इंडिया का विशेष विमान 86 लोगों को काठमांडू से लेकर बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। इसमें भारतीयों के साथ साथ कई विदेशी भी शामिल थे। इन सैलानियों के चेहरे पर तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी आपबीती सुनाते हुए इन्होंने अफवाह के असर को भी बताया। वहाँ जो अर्थक्वेक आया भयंकर भयभीत और आतंकित हो रखे वहाँ पे। एक्चुअली कल रात में क्या था कि घटना क्या था कि जैसे 8 से ऊपर का 8 से 9 रेक्टर स्केल का जो है कि अफवाह था, तो उससे हम लोग भी काफी भयभीत थे। रात भर नहीं सोए, घर के बाहर ही बिताए थे, घर के बाहर में ग्राउंड में बिताए थे। तो 2 रात तक हम लोग वहीं पे बिताए और बार बार भूकंप आ रहे हैं। वैसे स्केल काफी और लॉस बहुत ज्यादा है। काठमांडू में अधिकांश जितने भी पुराने घर थे जो कि बिना स्टील फ्रेम के बने हुए थे सब गिर गए। टोटल मोरलेस बहुत घर गिरे हुए हैं। वहीं भारत सरकार के अभियान की भी जमकर तारीफ हुई। No, because when we come in and when the break was, we was in the airport. Yeah, and for us it was normal. It was breaking. What was? But then we come out and see what in the town happened. It was horrible. Yeah, absolutely. I think very poor people now there. Not really. In the airport, the big one, the airport is pretty safe. It's a very big and strong building. So it was shaking, and we didn't realize that it was so bad outside. And inside the airport, it was quite okay, I have to say. Inside is quite okay. Yeah. Outside? Outside, you have older buildings. You don't have steel inside. They collapse totally. So that's totally different story. In the airport, it was much better, of course. उधर सोनोली सीमा पर भी जी मीडिया ने ऐसे ही कुछ पर्यटकों से बात की जो नेपाल त्रासदी में 3 दिनों तक फंसे रहे। पहले थे किसी का कोई जानकारी नहीं था। सडनली 11:45 में बड़ा अर्थक्वेक हो गया। उसमें से सब परेशान हो गए, सब बाहर गया था। किसी को भी घर मकान चाहिए नहीं है, पानी सब शून्य, एम्प्टीनेस प्लेस के लिए ढूंढा था, भाग रहा था। यहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बिल्डिंग वगैरह ऐसी गिर रही है एकदम, और हमारे तो मकान सब छोड़कर अपनी रक्षा करने की सब हमारे देश जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है, वहाँ पे बहुत डर लग रहा था। ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कुछ है। वैसा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहाँ पे। तो एक आशियाना बनाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। जमीन के लिए हुई लड़ाई भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन जब यही जमीन हिलती है तो ना रहता है आशियाना और ना रहता है उसमें रहने वाला। तबाही की आंखों देखी और भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
नेपाल में आए भूकंप से प्रभावित भारतीय पर्यटक देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सोनोली सीमा पर राहत शिविर में कुछ पर्यटकों से बात की जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह ने। इस वक्त हम सोनौली में जो रिलीफ कैंप लगाया गया है, इस रिलीफ कैंप में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एसएसबी के मेडिकल कोर के जो कमांडेंट हैं डॉक्टर एच के शिंदे साहब, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर एच के शिंदे 2001 में जो भुज में भूकंप आया था उसमें इन्होंने काफी काम किया हुआ है। सर, बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। पहला सवाल सर हम आपसे ये करेंगे कि जो पीड़ित आ रहे हैं, जो प्रभावित लोग यहाँ आ रहे हैं, ज्यादातर लोग किस तरीके के हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं उनको? देखिए, जो लोग आ रहे हैं इसमें अधिकतर वैसे लोग हैं कि जो वहाँ रोजगार के लिए गए थे और जो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट गए थे वो लौट रहे हैं, और जाने वाले नेपाल की तरफ वो लोग हैं कि जिनके रिश्तेदार उधर रहते हैं वो उनकी खैरियत देखने के लिए जा रहे हैं। इस तरह दो अलग कंडीशन के लोग हैं, तो भारत के भी हैं और नेपाली लोग भी इस तरफ से आ जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी लोग भी आ जा रहे हैं और इन लोगों में हमने ये पाया है कि कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस की आ रही है प्रॉब्लम, बॉडी एक की बात करते हैं, रियल साइकोसिस है, वर्टिगो चक्कर आ रही है लोगों को, और कुछ लोगों को चोटों की फ्रैक्चर की केसेस भी आए। इस तरीके के हमें कई तरह के लोग देखते हैं। अच्छा सर, जैसे जो ज्यादा सीरियस है उन पीड़ितों को आप लोग कहाँ भेज रहे हैं, और जिनको फर्स्ट एड अगर देने की जरूरत महसूस कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है? जी, व्यवहार तो बहुत सौहार्दपूर्ण और विशेषता वाला है हमारा। हमारी टीम रात दिन यहाँ काम कर रही है और पैरामेडिकल स्टाफ फर्स्ट एड देता है उनको, और जो ज़्यादा सीरियस लोग हैं उनको हम पास की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं ताकि उनका वहाँ ऑपरेशन हो सके या प्लास्टर वगैरह करने का प्राइमरी नीड जो है यहाँ पूरी कर रहे हैं। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व जो मोटो है सशस्त्र सीमा बल का, उसी के अनुरूप एसएसबी लगातार मदद पहुंचा रहा है जो वहां से पीड़ित यहां पहुंच रहे हैं। और भारत वो देश है जिसने पूरे दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः का फिलॉसफी दिया, और उसी के अनुरूप भारत सरकार सबसे पहले नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विपद आपदा की घड़ी में साथ खड़ा है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, सोनौली। समा जश्न का और मौका शादी का था, लेकिन खुशी में झूमती इन्हीं आवाजों के बीच वो चीखें दफन हो गईं जो इसी शादी में साजिश का शिकार हुई। यहां सरे शादी बंदूक की नोक पर दो नाबालिग लड़कियों को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में घटी इस वारदात के आरोपी अब तक फरार है। दो नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी, शादी समारोह में शामिल था गुनहगार। रविवार रात गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में कुछ इसी तरह का माहौल था। लोग शादी के जश्न में डूबे हुए थे कि देर रात जिस वारदात को यहां अंजाम दिया गया उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां दो नाबालिग लड़कियों से रेप का मामला सामने आया है। वारदात की भनक उस वक्त लगी जब शादी समारोह में अपने परिवार के साथ आई दो नाबालिग लड़कियों की चीख सुनकर कुछ लोग पार्क की ओर गए। लोगों ने मौके से एक शख्स को भागते हुए देखा, जहां दो लड़कियां डरी सहमी बरामद हुई। पता चला कि परिजनों के बुलाए जाने का हवाला देकर एक अज्ञात शख्स उन्हें पार्क में ले गया और बंदूक की नोक पर दोनों से रेप किया। थाना सिहानी गेट में कल एक कार्यक्रम के दौरान ये सूचना मिली हम लोगों को कि वहां से दो बच्चियों को बहला फुसला करके उस शादी में आया हुआ कोई व्यक्ति ले गया, और कोई 1-2 घंटे के बाद शायद वहां वापस लौट के आया। ये जो परिजन थे बच्चियों के, वो ढूंढ रहे थे उसको, और ढूंढने के समय क्रम में ही उन लोगों ने एक पार्क में उसको देखा। दोनों बच्चियां उसके साथ थी। जैसे ये लोग वहां बच्चियों के पास जाने के लिए दौड़े तो वो लड़का वहां से भाग गया, और इसमें हम लोग तत्काल एफआईआर हमने रजिस्टर की है। रजिस्टर करने के बाद उन लोगों से वार्ता करने के अनुसार जो भी उसके हुलिया वगैरह हम लोग को मिला है, उस हुलिया के अनुसार उसकी खोजबीन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शादी समारोह में शामिल था, बाराती या सराती पक्ष से ही था। लिहाजा पुलिस लोगों से पूछताछ कर अब आरोपी की पहचान करने में जुट गई है। यादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद।
जन्मदाता ही जिल्लत की वजह बन गया। जी हां, लखनऊ में एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता और ताऊ पर ही रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक मां की मौत के बाद उसके शराबी पिता और ताऊ ने उसे और उसके भाइयों का जीना दूभर कर दिया। उसके पिता ने उसके साथ कई बार रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश की। आंखों में आंसू और बाली उम्र में रिश्तों से मिला बेपनाह दर्द। इस नाबालिग की जीने की उम्मीद ही मानो खत्म हो गई हो। वजह है वो रिश्ते जिन्हें खुदा की नेमत मान हम गफलत पाल बैठे हैं। हकीकत ये कि बेटियां आज अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। जी हां, लखनऊ पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने वाली ये नाबालिग अपनों की ही सताई हुई है। इसके साथ दरिंदगी हुई है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना पिता और ताऊ है। मेरे पापा ने, जिनका नाम है सुदामा, उसके बाप ने मेरे ऐसा किया। उससे बदतमीजी करते थे, दारू पी के आते थे रोज। हम नहीं बोल पाते थे। हमने कहा बात सब हम सबसे बता दें तो कह रहा तुम्हें जान से मार डालेंगे अगर तुमने कुछ बताया। हैरान कर देने वाली ये घटना लखनऊ के हसनगंज इलाके की है। पीड़ित की मां ने तो यहाँ अपने पिता, 3 भाइयों और एक छोटी बहन के साथ सालों से रहती थी, लेकिन पिछले साल उसकी मां की मौत के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। आरोप है कि पिता ने शराब के नशे में कई बार अपनी बेटी से ही छेड़खानी की। वक्त के साथ पापी पिता का हौसला बढ़ गया और फिर उसने पीड़ित का यौन शोषण शुरू कर दिया। इरफान भी थे, शामिल थे। वो भी कहने लगे कि अगर तुमने अपनी बुआ से सब कुछ बताया तो तुम्हें हम जान से मरवा डालेंगे। तो हम तीसरे दिन जब घर पे जब पहुंचे तो हमने कहा मेरा भाई कहाँ, तो कहने लगे हमें नहीं मालूम। पीड़िता का आरोप है कि शराबी पिता को सह देने वाले उसके बड़े भाई ने भी उसे नहीं बख्शा, जिसे वो ताऊ कहते नहीं थकती थी। उसने भी उसे जहन्नुम की जिंदगी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ताऊ पर भी कई बार दरिंदगी करने का इल्जाम है। पिता और ताऊ के जुल्मों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। छोटी बहन को पीड़ित के विरोध की जख्म सहकर कीमत चुकानी पड़ी, जबकि पिछले 3 दिनों से पीड़ित के 2 भाई कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। गनीमत की ऐसे हैवानों के बीच एक रिश्ते ने उसका साथ दिया और बुआ के हिम्मत दिलाने के बाद पापी पिता का सच सामने आया। इरफान नाम का मुसलमान है जो सुदामा का दोस्त है, जो उसकी बीवी से पहले संबंध रहे। तो इरफान ने कहा कि ऐसा करो ममता, तुम्हारी भतीजी संकट में है और तुम जाके उसे कुछ मदद करो। तो मैं 4 बजे करीब गई थी, मुझे बंदे पुल पे मिली। रिक्शे पे जा रही थी दोनों बहन। तो मैंने इसको रोके बोला क्या बात है, क्या परेशानी है। फिर रोती हुई बताई कि बुआ मेरे साथ पापा ऐसा ऐसा करते थे और हमको लेके हमें थाने तक पहुंचा दो। तो हम इसको लेके 2 दिन अपने घर पे रखे। घर पे रखने के बाद में थाने ले गए तो थाने में बोले कि आप अभी रखिए और हम FIR लिखेंगे, सिर्फ आपको ढूंढेंगे। पीड़ित के साथ हुई हैवानियत जहां रिश्तों को कलंकित करती है, वहीं इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। जहां ऐसे मामलों में शासन प्रशासन की ओर से पीड़ित को फौरी राहत की जरूरत होती है, वहां आरोपियों को भगाने का कलंक खाकी पर ही लगे हैं। पुलिस वाले से बताया मैं कि पुलिस वाले ने बयान पलट दिया, दूसरा लिखवा लिया कि मतलब तुम ऐसा बयान ना लिखवाओ, ठीक है बाद में हम लिख देंगे। हसनगंज थाना है, वहीं पर गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई सर। लापरवाही कर रहे सब लोग, कहने लगे उनके मुंह पे पैसे पड़ गए इसलिए वो लोग चुपेटे हमको छोड़ दिया तुरंत ही। मेरे पे इज्जत चली जा रही तो हम कैसे चुप रहे? हम नहीं जानते, हमें इंसाफ चाहिए सर। तुम्हारे साथ कौन कौन गलत किया है तुम्हारे साथ? मेरे साथ में मेरे पापा, मेरे बड़े पापा। यूपी की पुलिस ऐसे मामलों में कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस घटना के सामने आने के बाद आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। सूबे की सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती है, वहीं पुलिस का रवैया लापरवाह नजर आता है। सवाल यही कि आखिर कब मिलेगा पीड़ित को इंसाफ और कब शिकंजे में होंगे रिश्तों को कलंकित करने वाले अपने। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। बलरामपुर के अलीजानपुरवा में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये मामला इतना बढ़ा कि मोहल्ले के कई लोग आमने सामने आ गए। करीब आधे घंटे तक सड़क के बीच लाठी डंडे और पत्थर चलते रहे। इस दौरान कई वाहन तोड़ दिए गए। ये सब कुछ कोतवाली से महज कुछ दूरी पर होता रहा। घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। ये विवाद बाइक खड़ा करने को लेकर शुरू हुआ था। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मथुरा के जिला कार्यालय परिषद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने खुद को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। आनन फानन में पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपनी पत्नी से काफी परेशान था। वो कई बार इसकी शिकायत पुलिस से कर चुका था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने ये कदम उठाया। लेकिन इससे कहीं न कहीं जिला परिषद की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।